सुगस रिलायंस ग्रुप केस यानी कि अनिल अंबानी के केस में अब तक का शायद ये दूसरा अरेस्ट है। पहला अरेस्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और अब एक और अरेस्ट इसी हफ्ते कंपनी में हुआ है। लेकिन ये दोनों ही अरेस्ट अगर आप देखोगे कंपनी में डायरेक्टली नहीं है, यानी कि जो पूरा स्कैम है, जो मनी इधर उधर हेरा फेरी की गई, मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा केस है ना, ये वाला, इस पूरे मैटर में जितने भी इंटरलिंक्ड यानी कि कंपनी के बाहर जो दो पर्सन मिले हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, तो अभी इंटरलिंक्ड अरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्ट अरेस्ट अभी तक देखने को नहीं मिले इस पूरे केस के अंदर। तो देखना यह है कि समझने वाली बात अब यहां पर यह है कि जितने अरेस्ट हो रहे हैं आगे ये केस और लंबा खिंच सकता है, क्योंकि ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हो यहां पे, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है कि ये मैटर 6 महीनों तक इसी तरह से खिंचता देखने को मिल सकता है कि भैया ये पैसा आखिर गया तो कहां गया, कितना कहां गया, कितना कहां गया। इस बीच में डिफेंस सेक्टर की एंटिटीज ये भी उठाई जा रही है कि भैया इस ग्रुप से जुड़ी कौन कौन सी किस किस तरह की कंपनीज है, वो भी उठाई जा रही है। और आपको पता होगा एक कंपनी जो फेक बैंक गारंटीज बताती थी रिलायंस ग्रुप के अंदर, उसको भी अरेस्ट कर लिया और उस कंपनी को भी बंद कर दिया गया। छोटी सी कंपनी थी ओडिशा की, तो पहला अरेस्ट वहां पर आया था और दूसरा अरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है अरेस्ट ऑफ चंडीगढ़ बेस्ड इन्फ्लुएंसर संदीपा वर्क। इनका भी अरेस्ट यहां पर हो चुका है। तो ये दूसरा अरेस्ट है इस मैटर में जो मैं आपके साथ डिस्कस किया हूं अभी तक। तो हो सकता है तीसरा या चौथा भी कोई अरेस्ट हो, लेकिन अभी तक जो मैंने आपके साथ अरेस्ट डिस्कस करे हैं वो ये टोटल 2 अरेस्ट अभी तक जो हमने इस चैनल पर डिस्कस किए हैं। टोटल 20,000 करोड़ के लोन स्कैम का ये मामला है और अब नए नए अरेस्ट इसके अंदर आ रहे हैं। इसके साथ में इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप इस रिपोर्ट में आगे जाओगे तो आपको नजर आएगा 18 करोड़ लोन जो कि आरसीएफएल का कंसर्न रखता है, यानी कि ये लोन आरसीएफएल से दिया गया 18 करोड़ का। और ये क्यों दिया गया, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर जो जवाब दिया गया वो ये है कि भैया घर बनाने के लिए लोन लिया गया था और उसका पार्ट पेमेंट भी हो चुका है। तो इस तरह की चीजें अभी सामने आ रही है कि भैया कितना पैसा कहां गया, 18 करोड़ लोन लिया, उसका इंटरलिंक्ड कितना है, 2000 करोड़ या जितना भी करोड़ का मैटर है पूरे 20,000 करोड़ के आसपास का, उसके अंदर कितना इसका पार्ट है। तो ये सब चीजें अभी इंटरलिंक करके निकल रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेतुरमन इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ 6 कंपनीज इंक्लूडिंग थालिस, रिलायंस डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड। तो जितनी भी एंटिटीज निकल रही है, सब्सिडरीज या कुछ भी रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड, वो सब अब यहाँ पर पकड़ी जा रही है और सबसे इंटरोगेशन जैसी चीजें अब देखने को मिल रही है। Prima facie it appears that the loan amount taken from 39 lenders were routed to Reliance Infra and Reliance Power, यानी कि जितना भी लोन जिस जहां से भी लिया गया, जिस भी लेंडर से लिया गया, वो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में भी गया है। तो यही एक सवाल था कि भैया जब जवाब आपके आ रहे हैं रिलायंस होम फाइनेंशियल, रिलायंस कम्युनिकेशन, शुरुआत वहीं से हुई ना, लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर पर भी भैया डाला गया पैसा। और यही चीज हमने डिस्कस करी थी बहुत सी चीजों में, मतलब कि एक एजम्पशन हम ले रहे थे कि भैया पैसा कहां कहां गया हो सकता है। तो अब जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें इन 2 कंपनीज का नाम भी शामिल होता देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिसेंटली इन कंपनीज ने अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कर दिया था, डेट फ्री डिक्लेयर। तो अब सवाल यह भी है कि भैया इन दोनों कंपनीज ने अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कर कैसे दिया। तो इतनी सब चीजों के बीच में अब रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के डेट फ्री होने पर भी सवाल उठ चुका है। But this was done via complex money trail and through layers and layers of transactions, यानी कि छोटी छोटी ट्रांजैक्शन टाइम के साथ में अलग अलग ट्रांजैक्शन में सारा का सारा पैसा इधर उधर किया गया। तो ये पूरा मामला अभी धीरे धीरे खुलता चला जा रहा है और बताया जा रहा है कि शायद आने वाले काफी महीनों तक ये मामला इसी तरह से चलता देखने को मिले। जैसे अडानी ग्रुप का केस आपको याद होगा कितना लंबा चला, मतलब कि वो केस अगर आप लगाओ ना, कहीं ना कहीं उसके इल इफेक्ट्स या फिर नेगेटिव इफेक्ट्स अभी भी देखने को मिल रहा है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर। जैसे आप अडानी पावर देखो या अडानी ग्री या कुछ भी, आपको दिख रहा होगा भैया अभी भी कहीं ना कहीं नीचे ही है, मतलब अपने टॉप से। तो अभी भी वहां पर टेंशन क्रिएटेड है। तो ये रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर में देखना ये है कि इनकी टेंशन सब कब खत्म होती है। अप्रोक्सीमेटली 526 करोड़ का रिसेंटली आर्बिट्रेशन केस भी जीता रिलायंस इंफ्रा ने, जो कि काफी सालों से चल रहा था। किसके अगेंस्ट में था ये? अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये अपडेट इसी हफ्ते की थी, हमने इसको डिस्कस भी किया था। अगर आप चाहो तो चैनल पर जाकर के इस पर वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और मैटर आपका यहां पर उठा, सेबी ने जितना भी यहां पर अभी
मांगे की जा रही है सेबी से कि भैया चलो हम इतना पेनल्टी लगा दो हमारे ऊपर, तो सेबी कुछ भी मांग पूरी कर नहीं रहा है यहाँ पर इस पूरे ग्रुप की, रिलायंस ग्रुप की। और यहाँ पर लगातार फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं, मतलब कि जितना भी पेनल्टी है, पेनल्टी तो लगेगी, साथ में और क्या चीजें हैं, पूरा मैटर खोल करके यहाँ पर इन्वेस्टर्स को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी, पेनल्टी अलग से देनी पड़ेगी। तो जितनी भी रिलीफ की मांगे यहाँ पर आ रही है रिलायंस ग्रुप से, अनिल अंबानी की तरफ से, उन सबको हटा दिया जा रहा है, उन सब पर कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा। साफ जवाब यही है कि भैया इन्वेस्टर्स को जो नुकसान हुए उनको भरपाई करो और साथ में पेनल्टी भी पे करो। तो ये चीजें अभी है रिलायंस ग्रुप के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी भी स्टॉक आपका बी कैटेगरी में, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग बीटीएसटी चीजों को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज अभी यहां पर है कि बीटीएसटी और आपके इंट्राडे जैसी चीजें अभी भी यहां पर प्रोहिबिटेड है। एमएफआई 27.2 का है, 28.9 का आरएसआई। ये टेक्निकल्स बहुत बुलिश है, जैसा हम 15-20 दिनों से देख रहे हैं टेक्निकल्स आपके बहुत बुलिश है, लेकिन इन टेक्निकल्स पर आपको ज्यादा से ज्यादा एक सेशन, 2 सेशन छोटी मोटी रिकवरी नजर आ रही है, जिस तरह से लास्ट सेशन के अंदर भी बनी। लेकिन अगर आप चार्ट पर आओगे ना, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। अगर आप चार्ट देखो, ये 44 का ट्रेंड आपका है, ये ब्रेकडाउन हो चुका है, 44 ट्रेंड ब्रेकडाउन हो चुका है। लास्ट सेशन पकड़ने की कोशिश करी 44 को, बट कहीं भी सस्टेन नहीं हुआ। क्लोजिंग कहां दे गया, 43.30 पे। तो वो 44 का जो ट्रेंड है ना, बुलिश टेक्निकल्स के बाद भी अगर आप देखोगे, छोटी छोटी रिकवरी तो आ रही है, हैंगिंग सपोर्ट तो बन रहे थे 44 पर, एक बार 44 से वापस से बड़ा ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन वो तेजी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि ये मैटर कहां जाकर के फंस जाए। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा के अंदर जैसा भी हमने नाम देखा भी, उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब भी कोई केस की प्रोसीडिंग होती है, देखो मैं आपको क्या बता दूं कि हाँ भैया आगे जाकर के ऐसा हो जाएगा, हवाबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। अब कल की डेट के अंदर क्या हो जाए, कल की प्रोसीडिंग में, कल की इन्वेस्टिगेशन में क्या हो जाए, किसको क्या पता, नहीं ना। तो इसी वजह से जो आपके जो ट्रेंड्स हैं, बुलिश टेक्निकल्स होने के बावजूद भी वो हर न्यूज पर रिएक्ट कर रहे हैं। अभी रिलायंस इंफ्रा ने आर्बिट्रेशन केस जीत लिया, तो भैया वापस से छोटी सी रिकवरी बनाने की कोशिश, बट वो सस्टेन नहीं कर रही, 44 पर वापस से जा नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि अगर ये 44 इसी तरह से ब्रेकडाउन होता रहता है, तो भैया टेंशन आपको चार्ट पैटर्न पर नजर और आती देखने को मिल जाएंगी। और ये सारे पैटर्न, फिर चाहे 44 पर सपोर्ट लेना हो, जो कि इसका 2024 में रेजिस्टेंस रहा, फिर चाहे 36 का सपोर्ट, जो कि 2024 में आपका एक्चुअल में एक सपोर्ट रहा, तो ये दोनों ट्रेंड, अगर आप ये वाला ट्रेंड भी देखोगे 52 का, तो ये भी आपको 2024 का देखने को मिलेगा। तो रिलायंस पावर अपनी खराब कंडीशन में पुराने ट्रेंड्स को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए कि कभी भी आप किसी भी कंपनी में जाकर के इन्वेस्ट करते हो, वो हमेशा खराब कंडीशन हो या फिर अच्छी कंडीशन हो, अगर वो स्टॉक अच्छी कंडीशन से पहले नीचे की तरफ है, वापस ऊपर जाने में अपने पास्ट पैटर्न्स को कंटिन्यू करेगा। जैसे रिसेंटली किसने काम किया, जेपी पावर ने 100% 2024 के पैटर्न उठा करके दे दिए, देखा तक नहीं किसी ने। तो ये सब चीजें, चाहे वो 18-20 से जेपी पावर हो या फिर रिलायंस पावर 36 से हो, फिर 44, फिर 52 या 62 या 72, 2013-14 का पैटर्न, 2024 का पैटर्न, तो ये सब चीजें हमको मालूम होनी चाहिए, चाहे कंडीशन खराब हो चाहे अच्छी हो, दोनों टाइम पे। ऐसा ना हो कि भैया कंडीशन खराब है तो भैया ऑपरेटर गेम चल रहा है, ऑपरेटर अपना गेम खेल जाते हैं। भाई अपना पैसा है, अपने पैसों को ऑपरेटर गेम के जब मतलब ये बहाने बनाते बनाते कि भैया ऑपरेटर गेम चल रहा है, कभी ना कभी तो फ्यूचर में ऊपर जाएगी, फ्यूचर तो बहुत बढ़िया भाई सब खरीदो, तो ये चीजें नहीं होती। हमें देखना होता है कि भैया अच्छी कंडीशन है या बुरी कंडीशन है, उस पर पैटर्न क्या चल रहा है, उस पर टेक्निकल्स क्या काम कर रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स क्या काम कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें कंक्लूड करनी होती है, रादर देन हम हर चीजें ऑपरेटर गेम चल रहा है। भैया ऑपरेटर गेम तो चलता रहेगा जिंदगी भर, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपना बिल्कुल ही नीचे की तरफ आ जाओगे, वेट करते रहोगे, फिर भैया फिर ऊपर जाएगा कभी जमाने में कभी किसी, इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। बेटर ये है कि हम हर चीज को एनालाइज करें अच्छे तरीके से। बाकी आपका अपना ओपिनियन, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलता अगले वीडियो में।